हर बार आप पेपर में देखेंगे तो एक प्रश्न आपको इस वाले पाठ से जरूर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में नजर आएगा। इस थ्योरी पर विश्व के विभिन्न जो भी जनसंख्या भूगोल से जुड़े हुए विचारक, उनके अलग अलग अपने योगदान रहा है। सामान्य तौर पर इसका जो मूल जो बताने का उद्देश्य है वो ये है कि एक कोई पिछड़ा हुआ जो देश है, जो अल्प विकसित देश है, जिसकी अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है, जो अधिकांशतः निरक्षर जनसंख्या या असाक्षर है, जो कृषि कार्यों में संलग्न है, वह जनसंख्या विकास करते हुए विभिन्न स्टेज से पार करते हुए पिछड़े से विकसित देश में बदल जाता है। निरक्षर से साक्षर के रूप में लोग विकसित हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से लोग नगरों में निवास करने लगते हैं और कृषि की अपेक्षा उद्योग धंधों में ज्यादा जनसंख्या संलग्न हो जाती है। तो जिसको कहा जाता है कि एक जो पिछड़ा हुआ अल्प विकसित जो देश है, जहां कृषि कार्यों में जनसंख्या लगी हुई है, जहां निरक्षर लोग हैं, ज्यादातर जो निम्न वर्ग के रूप में हैं, उच्च जन्म दर है, उच्च मृत्यु दर की दशाएं हैं, विकास करते हुए वह देश निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की दशाओं को प्राप्त करता है। तो उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर की दशाएं जो प्राप्त करता है, वो विभिन्न स्टेज हैं, अवस्थाएं हैं, और विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए गुजरता है। और वो अवस्थाओं को नाम क्या दिया जाता है? जनसांख्यिकीय संक्रमण, यानी बदलते हुए रूप में है, ट्रांजिशन के रूप में है। विश्व के अंदर बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने इसके ऊपर कार्य किया है। सबसे पहले जो कार्य करने वाले थे वो जो अपन के वारेन थॉमसन हैं। पहले समझ लें फिर लिखना आप। वारेन थॉमसन हैं और ये अमेरिकी हैं। उन्नीस ईस्वी के अंदर इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में अपनी बातें रखी। ये कोई एक व्यक्ति का सिद्धांत नहीं है, ये समय समय पे अलग अलग विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो पहले विद्वान जो जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत पर विचार रखने वाले कौन थे? वारेन थॉमसन, जो अमेरिकी है। 1929 के अंदर इन्होंने इसके बारे में बताया। इसके बाद एक दूसरे जो अपन के जनसांख्यिकविद आए जिनका नाम था F.W. नोटेस्टीन। और ये 1945 की बात है। लेकिन दोनों को एक ही नाम दिया जाता है, थॉमसन एंड नोटेस्टीन, इस नाम से जाना जाता है। यदि प्रश्न ये आता है जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का विकास किसने किया है, तब दो व्यक्तियों का नाम आता है, थॉमसन व नोटेस्टीन। लेकिन थॉमसन ने 1929 में अपने विचार रखे और नोटेस्टीन ने कब दिए? 1945 में। लेकिन ये जो शब्द का जो प्रयोग किया है, ये जनसांख्यिकीय संक्रमण, इस शब्द का प्रयोग करने वाले नोटेस्टीन है। थॉमसन ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया था। यानी जनसांख्यिकीय संक्रमण संक्रमण जो शब्द का प्रयोग किया है, शब्द का प्रयोग, ये प्रयोग करने वाले कौन है? नोटेस्टीन। हालांकि इसी के बारे में ऐसे विचार इस मॉडल के बारे में दिया है थॉमसन ने, लेकिन जनसांख्यिकीय संक्रमण, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये शब्द लेके आए नोटेस्टीन। इसलिए कहीं ऐसा प्रश्न आए जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत दिया है और दो विद्वानों का नाम आए तो आप समझ जाएं किसकी बात कर रहा है, थॉमसन व नोटेस्टीन कर रहा है। उसमें भी अलग अलग टाइम पूछता है, तो फिर आपको ध्यान रखना है थॉमसन ने पहले मॉडल दिया है, नोटेस्टीन ने बाद में दिया है। एक और विद्वान आए सीपी ब्लेकर, जिन्होंने 1952 में अपना ये मॉडल दिया।
तीसरे एक विद्वान आए सीपी ब्लेकर। इन्होंने 1952 में इस मॉडल के बारे में जानकारी दी। हालांकि बाद में भी और भी नए विद्वान जुड़े रहे हैं, वेंडी का जुड़े रहे हैं, एक वेंडी का। ये 2002 के अंदर इन्होंने इस मॉडल के बारे में नए रूप में जानकारी दी। वेलेथ्रे थे 2006 में भी उन्होंने जानकारी दी है, लेकिन ज्यादा जानकारी जो संदर्भित रूप में इन विद्वानों की है, वारेन, थॉमसन, नोटेस्टीन और सीपी ब्लेकर। थॉमसन और नोटेस्टीन ने इस मॉडल में 3 स्टेज बताई, 3 अवस्थाएं इन दोनों ने। आगे मैं बात करूंगा अवस्थाओं की। थॉमसन, नोटेस्टीन ने 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया। सीपी ब्लेकर ने 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया। एक बार तो केवल इतना ही प्रश्न पूछ लिया, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत में 5 अवस्थाएं किसने बताई, केवल नाम पूछ लिया। तो 5 अवस्थाएं बताने वाले कौन है? सीपी ब्लेकर। और भी हैं लेकिन उन्होंने इतनी व्याख्या नहीं की, लेकिन 5 अवस्थाओं के बारे में इन्होंने चर्चा की है। अच्छा, जब अपन इस मॉडल को पढ़ेंगे तो पता चलेगा सामान्यतः इसको 4 स्टेज में पढ़ते हैं। अध्ययन कितने स्टेज में करते हैं? 4 स्टेज में। तो ये 5वीं अवस्था सीपी ब्लेकर किसकी बात करना चाहते हैं? ये 5वीं अवस्था कहते हैं जनसंख्या की ऋणात्मक अवस्था है। ऋणात्मक 4 के बाद मैंने कहा उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की अवस्था को प्राप्त करता है। ये जनसांख्यिकीय संक्रमण है। लेकिन अब कुछ देश इस 4th स्टेज को भी पार कर गए, जहां जन्म दर तो क्या हो गई? कम हो गई और मृत्यु दर ज्यादा है। तो जनसंख्या लगातार क्या है? घट रही है। और घट रही है जिसको नाम दिया जाता है ऋणात्मक अवस्था। जनसंख्या की ऋणात्मक अवस्था, जैसे जापान है, जर्मनी है, इटली है, रूस है। ये मैंने 4 देशों का नाम लिया है ना, इनकी जनसंख्या ऋणात्मक है। अब जनसंख्या घट रही है, स्थायी नहीं है। अब ये तो कहता है उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर, जन्म दर भी ज्यादा मृत्यु दर भी ज्यादा, तो ऊंची स्थिरता कहता है। और उससे निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, जन्म दर भी निम्न है, मृत्यु दर भी निम्न है, लेकिन वो स्थायी होगी, स्थिर जनसंख्या होगी। उस स्टेज में 4 स्टेज होती है। उन 4 के अलावा 5वीं स्टेज जो सीपी ब्लेकर, कोलिन क्लार्क ने भी उसका नाम ऋणात्मक जनसंख्या के नाम में किया है। अब आप किताब पढ़ना शुरू करेंगे 12th के स्तर से। 12वीं के स्तर पे मानव भूगोल की पुस्तक है, तो वहां से पढ़ना शुरू करेंगे। तो उसमें आपको जब किताब में देखेंगे तो पता चलेगा 3 उसके अंदर अवस्थाएं हैं। आपकी बुक में किसी विद्वान का नाम नहीं है उसमें। उनमें कितनी अवस्थाओं की बात करता है? 3 स्टेज। तो आप किताब पढ़ें तो उससे कंफ्यूज नहीं हो। वहां 3 स्टेज की बात करता है। और वो 3 स्टेज किसकी बात करता है? मूल रूप से वो कौन है? थॉमसन और नोटेस्टीन है। थॉमसन और नोटेस्टीन जो ये बात करते हैं, ये 3 स्टेज की बात करते हैं। जो अपन कहें शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ती जनसंख्या है, फिर तेजी से संक्रमण काल है, और फिर संक्रमण काल के बाद का समय है। इस रूप में 3 अवस्थाओं के रूप में नाम लिखता है। किताब में ये नहीं लिख रखा कि थॉमसन के अनुसार है, उसमें इतना लिखा हुआ है 3 स्टेज की बात है। लेकिन आपको पढ़ना कितनी स्टेज है? 4 स्टेज पढ़नी है। इस वाले भाग से 3 स्थान से प्रश्न आता है। एक तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से, किस विद्वान ने दिया है, किस विद्वान ने कितनी अवस्थाएं मानी है उसके संदर्भ में, और ये मॉडल क्या है। दूसरा, कई बार ये पूछ लेता है 1 से 4 की स्टेज तक कौन सा देश किस स्टेज में, उससे संदर्भित प्रश्न हो सकता है। उन स्टेज से संदर्भित विश्व के विभिन्न देश, भारत किस स्टेज में, तो भारत कहता है 3री स्टेज में, लेकिन भारत का गोवा राज्य 4th स्टेज में।
गोवा कैसा राज्य है? 4th स्टेज वाला है, जहां जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है, तो 4th स्टेज वाला है। लेकिन जब उत्तरी भारत के राज्यों को देखेंगे तो पता चलेगा तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या वाले राज्य हैं, तो 2nd स्टेज में आपको नजर आएंगे। कोई स्टेज वाले भाग से, और कई बार प्रश्न ये भी रख देता है 4 स्टेज लिखेगा, ABCD, उनको कहेगा सही क्रम में लगाइए। सही क्रम में लगाने के लिए तो आपको पता होना चाहिए पहली स्टेज कौन सी है, दूसरी स्टेज कौन सी है, तीसरी कौन सी है और चौथी स्टेज कौन सी है। उनको क्रम में सजाने की दृष्टि से भी कह सकता है। या अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या स्टेज मानी है, उसके संदर्भ में कोई प्रश्न हो सकता है। अब आप शुरुआत करें इसकी सबसे पहले, फिर अपन देखते हैं कि ये मॉडल क्या है और किस रूप में इसको अध्ययन किया जाता है। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत लिखना। विश्व में जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत सर्वप्रथम अमेरिकी जनसंख्याविद वारेन थॉमसन ने, अमेरिकी जनसंख्याविद वारेन थॉमसन ने 1929 ईस्वी में, वारेन थॉमसन ने 1929 ईस्वी में प्रस्तुत किया। ईस्वी में प्रस्तुत किया। नेक्स्ट लिखना। फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टीन ने, फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टीन, FW नोटेस्टीन लिखते हैं ना, इसको कहते हैं फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टीन। फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टीन ने, फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टीन ने 1945 ईस्वी में फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टीन ने 1945 ईस्वी में जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत पर, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत पर अपने विचार प्रस्तुत किए। फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टीन ने जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत पर अपने विचार प्रस्तुत किए तथा पहली बार जनसांख्यिकीय संक्रमण शब्द का प्रयोग किया। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, पहली बार जनसांख्यिकीय संक्रमण शब्द का प्रयोग किया। कुछ बातें पढ़ते हैं जैसे उससे संदर्भित ही विचार थे, लेकिन उसको नाम जनसांख्यिकीय संक्रमण बाद में दिया है। जैसे आप कहते हो ना प्लेट और प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट शब्द तो बाद में आया था, लेकिन प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी तो पहले विकसित हो गई थी। आगे लिखना। सीपी ब्लेकर महोदय ने 1952 ईस्वी में, सीपी ब्लेकर महोदय ने 1952 ईस्वी में सीपी ब्लेकर महोदय ने 1952 ईस्वी में
जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत पर अपने विचार व्यक्त किए। सीपी ब्लेकर महोदय ने 1952 ईस्वी में जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत पर अपने विचार प्रस्तुत किए। वेंडी का ने 2002 ईस्वी में, वेंडी का ने 2002 ईस्वी में तथा आरजे लेथेस्त्रे तथा आरजे लेथेस्त्रे ने 2006 ईस्वी में, आरजे लेथेस्त्रे ने 2006 ईस्वी में आरजे लेथेस्त्रे ने 2006 ईस्वी में अपने विचार प्रस्तुत किए। अन्य विद्वानों में और भी कुछ विद्वान जुड़े हुए हैं। अन्य विद्वानों में त्रिवार्था, पीटर कॉक्स, व सक्स महोदय। अन्य विद्वानों में त्रिवार्था, पीटर कॉक्स व सक्स महोदय। वह सक्स महोदय ने जनसांख्यिकीय संक्रमण, सक्स महोदय ने जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत पर विचार प्रस्तुत किए। कई विद्वान हो गए। त्रिवार्था तो जनसंख्या भूगोल प्रमुख रूप से ही इनका ही कार्य है, तो जनसंख्या भूगोल में इनका तो प्रमुख स्थान है त्रिवार्था का। तो त्रिवार्था ने भी इसकी जो मूल रूप से जो मान्यता थी, उस मान्यता को निर्धारण करने वाले भी त्रिवार्था ही थे। अगर मानव की दोहरी भूमिका होती है, विश्व के अंदर अलग अलग स्थितियों में देखा जाता है। मानव जो सामान्य रूप से सब जगह समान है, और वो कहता है कि जैव शारीरिक दृष्टि से समान है, जो निरंतर पुनरुत्पादन की प्रक्रिया में संलग्न है, निरंतर प्रजननशीलता में लगा हुआ है, वो अपनी वंश वृद्धि करता है। इस बात को जी त्रिवार्था महोदय कहते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि विश्व में जो सांस्कृतिक परिवर्तन है, सांस्कृतिक जो अंतर है, एक देश से दूसरे देश में जो सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन है, उनके कारण जनसंख्या में अंतर देखा जाता है। जबकि पूरे विश्व में मानव तो जैव शारीरिक दृष्टि तो समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है। चाहे अमेरिका में जाएं, चाहे भारत में जाएं, सब जगह समान है। अंतर किसका है? सांस्कृतिक परिवर्तन है, आर्थिक परिवर्तन है। मानव की जो अपन के रीति रिवाज परंपराएं हैं, उसकी सभ्यता संस्कृति है, और उसकी आर्थिक प्रगति है, उसमें अंतर है। और उस अंतर से जनसंख्या में परिवर्तन देखा जाता है, जिसको जनसांख्यिकीय संक्रमण के रूप में जानते हैं। ये तो अपने कुछ बातें अलग अलग विद्वानों के अनुसार की हैं। अब बात करते हैं कि इसका अर्थ क्या है।
जनसांख्यिकीय संक्रमण का अर्थ क्या है? अर्थ कहते हैं कोई ऐसा राष्ट्र है, ऐसा देश है, एक देश, उसकी स्थिति क्या है, पहले एक बार समझ लें फिर लिखना। ये कहते हैं कोई पिछड़ा या अल्प विकसित देश है। पिछड़ा या अल्प विकसित देश है, अल्प विकसित देश है। और पिछड़े अल्प विकसित देशों में अधिकांश जो कार्य होते हैं ना, वो कार्य कौन से हैं? कृषि कार्य हैं, खेती का कार्य करते हैं। कहता है ज्यादातर यहां की जो जनसंख्या है वो कहता है निरक्षर है, निरक्षर है या आप कह दें असाक्षर है, पढ़ी लिखी नहीं है, कृषि कार्यों में लगे हैं, अधिकांशतः गांव में निवास करते, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। और ये बहुत ज्यादा जो अपन के सामाजिकता से जुड़े हुए होते हैं, संयुक्त प्रणाली के रूप में होते हैं। तो कहते हैं सामाजिक प्रणाली के रूप में संयुक्त परिवार के रूप में जुड़े होते हैं, संयुक्त परिवार की व्यवस्था होती है समाज की दृष्टि से। तो कहता है विश्व में कोई ऐसा देश जो बहुत पिछड़ा या अल्प विकसित है, जहां अधिकांश कृषि कार्य किया जाता हो, जनसंख्या कैसी है? निरक्षर व असाक्षर है। और ज्यादातर जनसंख्या कहां निवास करती है? गांवों में, या संयुक्त परिवार समाज प्रणाली के रूप में उसको देखा जाता है। ये ही देश धीरे धीरे विकास करते हुए विभिन्न स्टेज से यहां से चलेगा। और जब ये ऐसी स्थिति होगी तो इस देश की स्थिति होगी उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर। इसकी जो स्टेज है वो स्टेज ये है कि यहां जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है। इसका मतलब जनसंख्या में वृद्धि बहुत ही धीमी होती है। जैसे मैं कह दूं प्रति 1000 40 से 45 जन्म लेने वाले हैं और मरने वालों की संख्या भी 40 से 45 ही है। तो जितने जन्म लिए उतने ही मर गई, तो संख्या क्या हुई? बराबर। लेकिन 40 से 45 ये जन्म दर ये ऊंची है। ये मैं कह दूं 15 से 20 तो जन्म दर क्या हो जाएगी? नीची हो जाएगी। तो कहते हैं ऊंची जन्म दर बनी है और ऊंची मृत्यु दर होती है। इसका मतलब जनसंख्या में बहुत ही न्यून वृद्धि होती है और ये पिछड़े देशों में है। अब शायद भारत के एग्जाम्पल से आप ठीक समझ पाए। 1921 ईस्वी से पहले भारत इस स्टेज में था। 1921 से पहले भारत इस स्टेज में था, ऊंची जन्म दर और ऊंची मृत्यु दर। मैंने आपसे पहले भी एक बार चर्चा की थी। अपने जो दादाजी थे वो करीबन 8-10 भाई बहन होते थे। जन्म भी ज्यादा होती थी संतान और मरने वालों की संख्या भी ज्यादा थी। उसको अपन ये स्टेज कहते हैं। और इसको एक और नाम देता है, जिसको नाम ये दे देता है ऊंची स्थिरता। इसको नाम क्या देता है? ऊंची स्थिरता या उच्च स्थिरता। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च बनी रहती हैं, इसलिए इसको नाम क्या देता है? ऊंची स्थिरता। जनसंख्या में ज्यादा वृद्धि नहीं हो पाती है। इसके बाद ये विभिन्न सांस्कृतिक और आर्थिक, सांस्कृतिक कह दे, सांस्कृतिक नहीं लिखे तो सामाजिक कह दे, सांस्कृतिक व आर्थिक प्रगति से यही देश परिवर्तन करते हुए इस स्टेज से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और ये पिछड़ा हुआ अल्प विकसित से कैसा देश बन जाएगा? विकसित देश। भाई अल्प विकसित से विकासशील में आएगा, विकासशील के बाद किस में पहुंच जाएगा? विकसित श्रेणी में आ जाएगा। तो कहता है विकसित देश बन जाएगा। कृषि कार्यों की जगह उद्योग धंधों का कार्य हो जाएगा। उद्योगों में कार्य, उद्योगों का विकास व
कार्य उद्योगों में होना शुरू हो जाएगा। कृषि की जगह निरक्षर की जगह क्या हो जाएगा? साक्षर। साक्षर जो अपन के जनसंख्या होगी, पढ़े लिखे लोग होंगे, शिक्षित लोग होंगे, शिक्षित लोग हो गए। और ये कह रहे ग्रामीण क्षेत्र से किस में जाकर रहने लगे? नगरीकरण। नगरीकरण का विकास होगा, नगरों में जाकर रहने लगेंगे। और यहां जो आपने कहा संयुक्त परिवार प्रणाली है, तो यहां क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत परिवारों का ज्यादा विकास होगा, खंडित परिवार हो जाएंगे, व्यक्तिगत सोच ज्यादा निर्भरता शुरुआत हो जाएगी। और उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर से यहां क्या स्थिति बन जाएगी? निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। निम्न जन्म दर हो जाएगी वह निम्न मृत्यु दर। और इसे ही नाम दिया जाता है नीति स्थिरता। इसको क्या नाम रखा जाता है? नीति स्थिरता। एक देश इस स्टेज से विकास करते हुए, विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए, कई स्टेज से गुजरेगा, विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए इस स्टेज को प्राप्त करता है। यही जनसांख्यिकीय संक्रमण है। समझ गए होंगे शायद। अब एक देश इस स्टेज से विकास करते हुए इस स्टेज को प्राप्त करता है। उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर वह निम्न मृत्यु दर को प्राप्त कर लेता है। या ऊंची स्थिरता से किसको प्राप्त करता है? नीची स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। ये विभिन्न स्टेज से होकर देश जो गुजरता है, और उन्हीं स्टेज को जो अपन कहते हैं, नाम क्या दिया जाता है? जनसांख्यिकीय संक्रमण का मतलब मिला जुला अनेक स्टेजों से गुजरता है, जिसको अपन जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के रूप में जानते हैं। अब चाहे इसको एक डायग्राम बना लें इसका ऐसा ही, जिससे आगे ध्यान रहे। जब लिखेंगे तो अपन इसकी जानकारी को अनुसार ही लिखेंगे। भारत भी पहले पिछड़ा देश था, आज कैसा देश है? विकासशील। और धीरे धीरे किस तरफ बढ़ रहा है? विकसित की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अभी ये स्टेज प्राप्त नहीं की है, स्थिरता नहीं। आपने ध्यान दिया हो, भारत की जनसंख्या नीति में 2045 का स्थिर जनसंख्या का लक्ष्य रखा था, लेकिन अपने को प्राप्त 2070 में तय कर दिया। बताया था ना, TFR कुल प्रजनन दर 2.1 प्रतिस्थापन दर प्राप्त करना। यहां से यहां अचानक नहीं जाता, धीरे धीरे विकास करते हुए परिवर्तन होते होते यहां पहुंचता है। लेकिन आज यूरोप के देश कैसे हैं? विकसित। यूरोप के देशों पर यह मॉडल लागू नहीं कर सकते। इस मॉडल के लिए जरूरी कैसा है? कैसा देश हो? पिछड़ा या कैसा होना चाहिए? अल्प विकसित। अब यूरोप के देशों में तो ये स्टेज प्राप्त है, उन पे तो आप लागू नहीं कर सकते इसको। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका देशों के अध्ययन के आधार पर इस मॉडल का विकास हुआ है, लेकिन लागू जो अपन के यूरोप के देशों पर नहीं होता है। अब ये
क्योंकि वो देश अब इस स्टेज को प्राप्त कर लिए। कल केवीएस नवोदय का भी पेपर हो लिया, कुछ विद्यार्थी दे के आए हैं। एक पिछड़ा व अल्प विकसित देश जहां अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है, निरक्षर या असाक्षर है, जो मुख्य रूप से कृषि कार्यों में संलग्न हैं, विकास के विभिन्न स्टेज से गुजरते हुए वह जनसंख्या धीरे धीरे जो अपन के शिक्षित समाज के रूप में परिवर्तित होते हुए नगरों में निवास करते हुए अधिकांश उद्योग धंधों के कार्यों में संलग्न हो जाती है, जिसे अपन जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के रूप में जानते हैं। यह जिसको आप कहें उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर की दशाओं में या ऊंची स्थिरता से नीची स्थिरता की बात करते हैं। ऊंची स्थिरता से कोई देश नीची स्थिरता को प्राप्त कर लेना, ये विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है और इन्हीं अवस्थाओं की दशाओं को नाम क्या दिया जाता है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। लिख दिया? अब लिखना तो आप अब लिखना, विश्व में कोई अल्प विकसित व पिछड़ा देश, विश्व में कोई अल्प विकसित व पिछड़ा देश जिसकी जनसंख्या निरक्षर कृषि कार्यों में संलग्न व गांवों में या ग्रामीण क्षेत्र, जनसंख्या निरक्षर कृषि कार्यों में संलग्न व गांवों में निवास करती हो तथा उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर इसको आप कहते हो ना, उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर, इसी को ऊंची स्थिरता शब्द भी लिख सकता है। ब्रैकेट में लिख देना ऊंची स्थिरता। जनसंख्या तो स्थिर है, लेकिन जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कैसी बनी हुई है?
उच्च बनी हुई हैं, निवास करती है तथा उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर की स्थिति से सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों के प्रभाव से यानी ये जो चेंजमेंट आएगा ना, गांव से नगरों की ओर, कृषि कार्य से उद्योग धंधों में कार्य करना, निरक्षर से साक्षरता होना, तो ये मूल रूप से किसके कारण आएगा? सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन है। सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों के प्रभाव से वह देश विकसित रूप में शिक्षित समाज, वो अशिक्षित समाज था। निरक्षर को आप अशिक्षित समाज भी कह सकते हो। विकसित रूप में शिक्षित समाज, उद्योग धंधों में संलग्न जनसंख्या, वह नगरों में निवास करती हो, नगरों में निवास करती हो, जो निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर या इसको कहेंगे नीति स्थिरता, नगरों में निवास करती हो जो निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर या नीति स्थिरता की दशा को प्राप्त करने के लिए विभिन्न अवस्थाओं, विभिन्न स्टेज, कोई एक पिछड़ा हुआ देश है, अल्प विकसित है, जो विकसित देश के रूप में बदलने के लिए कह रहे हैं, प्राप्त करने के लिए विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, जिसे जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो एक पिछड़ा व अल्प विकसित देश विकास करते हुए, विभिन्न स्टेज से गुजरते हुए, विकसित शिक्षित समाज, नगरों में निवास करने वाला, उद्योग धंधों में जनसंख्या जो संलग्न होती है, तो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, जिसे ही अपन नाम क्या दिया है? जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के रूप में कहा जाता है। अब इसकी देखिए मान्यताएं क्या हैं। सिद्धांत की मान्यताएं, कुछ मान्यताएं तय हैं, या इसको कल्पना ही कह सकते हैं, मान्यताएं कह दें, या कुछ
जो पूर्व अवधारणाएं, हालांकि किसी भी देश पर लागू करना संभव नहीं है सभी पैरामीटर्स को, लेकिन एक सामान्य तौर के ऊपर ऐसी अवधारणाएं लागू की जाती हैं। मान्यताएं, अवधारणाएं। अब लिखना देखिए, जो मैंने आपसे चर्चा की थी ना, मानव जैव शारीरिक दृष्टि से सभी जगह समान है और वो निरंतर पुनरुत्पादन की प्रक्रिया में संलग्न है। तो पहली मान्यता है 1 नंबर पे, मानव जैव शारीरिक दृष्टि से समान है, जो निरंतर जैव शारीरिक दृष्टि से समान है, जो निरंतर पुनरुत्पादन की प्रक्रिया में संलग्न है। पुनरुत्पादन की प्रक्रिया का मतलब प्रजननशील है, वो निरंतर अपनी वंश वृद्धि के लिए कार्य कर रहा है। जैव शारीरिक दृष्टि से समान है, पूरे विश्व में सब जगह समान है, और वो निरंतर अपनी वंश वृद्धि के लिए प्रजननशील है, या जिसका अपने पुनरुत्पादन की प्रक्रिया में संलग्न है। इसका मतलब ये सभी जगह कॉमन है। तो फिर कोई देश के अंदर उच्च जन्म दर होना और किसी देश में निम्न जन्म दर होना, आखिर कारण क्या है? उसका कारण जैव शारीरिक दृष्टि से कोई ऐसा अंतर नहीं है। उसका कारण क्या है? फिर सांस्कृतिक व आर्थिक परिवर्तन है। सांस्कृतिक रूप में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में मानव भिन्न है, उसका अंतर है। 2 नंबर पर लिखना, यह नीतिवादी इस विचारधारा में लिखना, यह नीतिवादी वह पूर्व उद्घोषणाकारी संकल्पना है, वह पूर्व उद्घोषणाकारी संकल्पना है। नीतिवादी है वह पूर्व उद्घोषणा, पहले ही जो अपन के भविष्य की संभावना के बारे में बताएगी। पूर्व उद्घोषणाकारी संकल्पना है जिसमें सांस्कृतिक व आर्थिक प्रगति से, जिसमें सांस्कृतिक व आर्थिक प्रगति से सांस्कृतिक व आर्थिक प्रगति से जनसंख्या में परिवर्तन होता है। सांस्कृतिक व आर्थिक प्रगति से जनसंख्या में परिवर्तन होता है। प्रगति नहीं कहे तो परिवर्तन कह सकते हो। सांस्कृतिक व आर्थिक परिवर्तन से जनसंख्या में परिवर्तन होता है। जनसंख्या में परिवर्तन होता है, इसको अंडरलाइन करना।
सांस्कृतिक व आर्थिक प्रगति, मूल अंतर यही है। एक देश जिसको आपने कहा असाक्षर समाज है, वो शिक्षित समाज में बदल गया। कृषि कार्य कर रहा था, उद्योग धंधों का विकास कर लिया। गांव में रह रहा था, नगरों में निवास करने लगा। वो मूल रूप से किस में परिवर्तन हुआ? सांस्कृतिक और आर्थिक। सांस्कृतिक का मतलब मानव निर्मित कार्य, मानव निर्मित भूदृश्य, वो सभी सांस्कृतिक हैं। तो मानव ने उद्योग धंधों का विकास कर लिया तो वो सांस्कृतिक है। तो कहता है एक पिछड़ा जो देश था वो विकसित देश की श्रेणी में बदला, उस सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन या प्रगति से बदला है, और इसके कारण ही जनसंख्या में परिवर्तन संभव हुआ है। तीसरी मान्यता लिखना, उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर की दशा प्राप्त होती है। उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर की दशा प्राप्त होती है। सर्वप्रथम मृत्यु दर में कमी आती है। जैसे जन्म दर, ऊंची जन्म दर और ऊंची मृत्यु दर की जो बात कर रहे हैं, उसमें जब घटने की प्रक्रिया होगी तो पहले जन्म दर नहीं घटेगी, पहले क्या घटेगी? मृत्यु दर। सर्वप्रथम मृत्यु दर में कमी आती है, जिसका कारण आर्थिक संसाधनों के विकास से विकास से भोजन की आसान पूर्ति होती है। भोजन की आसान पूर्ति होती है। फिर कहता है मृत्यु दर के बाद क्रमिक जन्म दर में कमी आती है। कहता है कि मृत्यु दर कम होगी, उसके बाद क्रम से फिर मृत्यु दर में कमी आती है। एक विज्ञान व आर्थिक परिवर्तनों से, विज्ञान व आर्थिक प्रगति से परंपरागत रूढ़िवादिता, विज्ञान व आर्थिक प्रगति से परंपरागत रूढ़िवादिता और धार्मिक विचारों का पतन होता है। रूढ़िवादिता व धार्मिक विचारों का पतन होता है। साइंटिफिक अप्रोच हो जाती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, विज्ञान का विकास होता है, आर्थिक प्रगति करता है,
तो जो परंपरागत रूढ़िवादिता है, अंधविश्वास जिसको आप यूं कह सकते हो, रूढ़िवादी या अंधविश्वास है और धार्मिक विचार है, उनका धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाता है। 4 नंबर, मृत्यु दर में कमी आती है। जैसे जन्म दर भी उच्च है, मृत्यु दर भी उच्च है, लेकिन उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर निम्न मृत्यु दर आनी है। कब आएगी? पहले, सबसे पहले मृत्यु दर में कमी होगी। क्यों कमी होगी? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होना, लोगों के लिए आसानी से भोजन की आपूर्ति होना, तो मरने वालों की संख्या कम हो जाएगी। पहले जन्म दर कम नहीं होगी, पहले कौन सी कम होगी? मृत्यु दर। क्यों होगी मृत्यु दर में कमी? चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हो गया, सबको भोजन मिलने लग गया, तो भूख अकाल दुर्भिक्ष से मरना बंद हो गई। चिकित्सा सुविधाओं का विकास हो गया तो महामारियों से भी होने वाली मृत्यु कम होगी। तो सबसे पहले क्या कमी हुई? जन्म दर। फिर पता चला समाज को कि अब ज्यादा संतान नहीं करने चाहिए। क्यों? मरने वालों की संख्या कम हो गई। पता, मैंने कहा ना, एक दंपति के 10 बेटे बेटियां हैं, लेकिन पहले वो ज्यादा संतान इसलिए करे तो उनको पता था कुछ महामारी इत्यादि से विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लोग मर जाते हैं, इसलिए वो 8-10 संतान करते थे। और अब पता है संतान कितनी हो रही है? 1 या 2। इसका मतलब इस प्रकार की महामारियों से मौत अब नहीं होती है और सबको भोजन भी मिल रहा है, तो भूख इत्यादि से मरने वालों की संख्या नहीं है। तो सबसे पहले जब पर्याप्त सबको भोजन मिलने लग गया, चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हो गया, तो मृत्यु दर धीरे धीरे कम हुई। अब मृत्यु दर कम हुई, फिर जन्म दर में कमी आई है। फिर लोगों ने बच्चे पैदा करने वालों की संख्या धीरे धीरे क्या की है? कम की है। तो पहले मृत्यु दर में कमी आई है, मृत्यु दर में कमी आने के बाद फिर क्रमिक जन्म दर में कमी आई। अब भाई अब मरने वालों की संख्या इतनी नहीं है। समझ गए होंगे शायद ये। तो विज्ञान और आर्थिक प्रगति से परंपरागत रूढ़िवादियों व धार्मिक विचारों का पतन होता है। और अंतिम लिखना एक 7 नंबर पे, जो आर्थिक विकास का ही परिणाम है, जिसमें लिखना आर्थिक प्रगति से उपभोक्तावाद आर्थिक प्रगति से उपभोक्तावाद, व्यक्तिवाद, आर्थिक प्रगति से उपभोक्तावाद, व्यक्तिवाद एवं एकल परिवार एकल परिवार का उदय हुआ। एकल परिवार का उदय हुआ, जिससे जनसंख्या में ह्रास या कमी, जिसको कहते हैं, जनसंख्या में ह्रास या कमी प्रारंभ हुई। कहता है कि आर्थिक प्रगति से एक तो उपभोक्तावाद का विकास हुआ, ज्यादा वस्तुओं का उपभोग करना शुरू कर दिया। पाश्चात्य संस्कृति यही तो है। भारतीय संस्कृति से पाश्चात्य संस्कृति यानी पश्चिम के देश ज्यादा आर्थिक प्रगति की, संसाधनों का ज्यादा दोहन किया। उन्होंने जो अपन के उपभोक्तावादी वस्तुओं का ज्यादा प्रयोग किया, ऐश आराम की वस्तुओं का ज्यादा विकास किया है। गाड़ी है, एसी है, फ्रिज है, कूलर है, भारत में तो अब बढ़ा है। और भारत की अब भी जो पुरानी पीढ़ी है ना, वो तो न तो एसी को लाइक करती है न कूलर को लाइक करती हो, तो अब भी पेड़ की छांव में ही ठीक रहते हैं। अब पेड़ की छाया में बैठ गए वही ठीक है। इसका मतलब उपभोक्तावादी जो संस्कृति थी वो पाश्चात्य थी, भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं रही। अब आगे जो जनरेशन आ रही है वो जरूर जो अपन कई चीजों में बदलाव है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का भी इफेक्ट हो गया, सब जुड़ भी गए, सारी चीजें भी, सुख सुविधाएं मिल रही हैं, स्थितियां
तो ज्यादा स्वाभाविक होना है। जैसे अपनी निर्भरता धीरे धीरे अपन कहीं चूल्हे की लकड़ी से कम होकर प्राकृतिक गैस पे आ गई। अब जैसे प्राकृतिक गैस पे निर्भरता हुई तो जैसे ही संकट आया तो अपने ऊपर भी संकट आया। नहीं, पहले गांव में कौन गैस का प्रयोग करते थे, और बहुत से गांव में तब भी बड़े बुजुर्ग है ना, वो केवल चूल्हे की रोटी खाते हैं, वो खाते ही नहीं गैस की रोटी। हाँ, नहीं, कुछ लोग अभी भी जो अपने से पहले पीढ़ी के है ना, वो नहीं खाते अभी भी। शहर में आ जाए तो मुश्किल से 1 या 2 ही वक्त रुक सकते हैं, वो ज्यादा नहीं रुक सकते। हाँ, वो ज्यादा नहीं रुक सकते। उनको पता चले जिस घर में रहे वही संडास है, हैं वही, तो वो वैसे भी नहीं रुकते हैं। तो वो जो शहर की जो चीजें हैं और गांव की चीजें हैं ना, वो बिल्कुल डिफरेंस है। तो पुराने लोग जो हैं वो चीजों को अडॉप्ट करना आसान नहीं है। तो कह रहे कि उपभोक्तावाद का व्यक्तिवाद, एकल परिवार हो गए। और एकल परिवार होने से क्या, एकल परिवार की स्थिति हुई, उसी से जनसंख्या में क्या हुआ है, ह्रास हुआ है, कमी आई है। इसका मतलब मानव जैव शारीरिक दृष्टि से सब जगह समान है। किसी जगह जनसंख्या वृद्धि ज्यादा है, किसी जगह कम है। उसका कारण मानव की जो जैव शारीरिक दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। उसका मूल कारण क्या है, दूसरे नंबर की लिखवाया, सांस्कृतिक व आर्थिक प्रगति या परिवर्तन है। यदि प्रश्न आए, अब जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहा है विश्व के अंदर, उस परिवर्तन का मूल कारण क्या है, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक को सामाजिक भी लिख सकता है, सांस्कृतिक या सामाजिक व आर्थिक प्रगति या परिवर्तन के कारण जनसंख्या में परिवर्तन देखा जाता है। और वो परिवर्तन किस किस रूप में होता है, कहते हैं उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर निम्न मृत्यु दर के रूप में। और जो मृत्यु दर में सबसे पहले कहता है मृत्यु दर में कमी आएगी, पहले मृत्यु दर में कमी आएगी, उसके बाद फिर जन्म दर में कमी आएगी। मरने वालों की संख्या कम हो जाएगी तो समाज को विश्वास हो जाएगा अब कम संतान मरेंगी, तो आगे जन्म दर में धीरे धीरे गिरावट आई है। तो ये कहता है ऊंची स्थिरता की जो स्थिति बनी रहती है। फिर कह रहा है मृत्यु दर के बाद क्रमिक जन्म दर में कमी आती है। विज्ञान व आर्थिक प्रगति से परंपरागत और रूढ़िवादी या धार्मिक विचारों का पतन हुआ, साइंटिफिक जो वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ है। और आर्थिक प्रगति के कारण उपभोक्तावाद, व्यक्तिवाद और एकल परिवार का उदय हुआ है, जिससे जनसंख्या में ह्रास हुआ है, जनसंख्या में कमी आई है। हाँ, अभी हम बता रहे हैं गांव में सब जगह हैं, लेकिन धीरे धीरे अब गांव में भी तो सब जगह प्राकृतिक गैस का प्रयोग तो है ही अब, शायद है नहीं, हर घर में, चाहे हाँ 99% पहुंच गया, चाहे आप चाय बनाते हो सकता है खाना नहीं बनाते हो तो सब्जी बनाते होंगे, हैं? अबे सब्जी में तो गैस घुसेगी नहीं। कई बार बुजुर्ग ये कह देते हैं ना, ये गैस है ना, ये रोटी में घुस जाती है और फिर पेट में गैस बनाती है ये भी रहता है। तो कहीं न कहीं इस प्रकार का भी है, जो उनको पता नहीं, ये तो गैस है, उनको नहीं पता कि ये भी आग का ही रूप है। जब को एक सामान्य तौर से मानते हैं तो गैस है, गैस से फूली हुई रोटी है ये, तो इसमें गैस भर गई इसमें है? अब लिखना पैरा चेंज करके, अब लिखना सिद्धांत। अब इसके अपन कहे सिद्धांत की बातें क्या है, इस पे देखिए। हैं? नहीं, अंतर काफी है, अंतर हर चीज में है, अंतर काफी है, ऐसा नहीं है। अब देखो अंतर तो, जल तो ठंडा फ्रिज का भी है, जल ठंडा मटके का भी है, लेकिन मटके का जल है वो प्राकृतिक रूप से ठंडा है, और जो फ्रिज का है वो कृत्रिम है। और मानव को प्रयास करना चाहिए वो प्राकृतिक के साथ ज्यादा रहे। प्राकृतिक का मतलब मानव प्रकृति के साथ जुड़ा रहे। उसका कारण है प्रकृति के साथ जुड़े रहेंगे तो शरीर से स्वस्थ रहेंगे, बीमारियां कम होंगी। ये प्रकृति के साथ है, बाय नेचर।
अब जो जैसा क्षेत्र है वो वहीं उसके अनुसार ही मानव ढल जाता है। मगर ना पहले मानव नीतिवाद में क्या था, पहले अनुकूलन था, अडॉप्ट किया, मानव वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। तो ये नीतिवाद का ही कंसेप्ट है और होना भी चाहिए। और मानव की जब बहुत ज्यादा कुछ जरूरतें हुई तो धीरे धीरे मानव ने प्रकृति के कार्यों में क्या किया है, परिवर्तन किया है। उपभोक्तावाद और व्यक्तिवाद क्या, व्यक्तिवाद का मतलब एकल परिवार है। पहले सामाजिक प्रणाली संयुक्त परिवार थे, अब क्या हो गई, एकल परिवार हो गया, ये व्यक्तिवाद हो गया। अपने बारे में सोचना, एक आपका पूरा परिवार था, मान लो 5 पिताजी और 5 जो अपन के भाई थे, उनका पूरा परिवार था, वो संयुक्त परिवार था। आज के दिन आप देखते हो तो एक ही परिवार है, एकल परिवार है। तो व्यक्तिवाद है, स्वयं के बारे में ज्यादा व्यक्तिवाद का कंसेप्ट है। और व्यक्तिवाद का कंसेप्ट ही उपभोक्तावाद की तरफ ले गया है। भाई आप देखते हो ना, एक ही घर में 4 भाई हैं, पता चला कि 2 सर्विस में 2 खेती का कार्य कर रहे हैं, तो सर्विस वाले व्यक्ति, उनका जो लाइफ स्टाइल है, जीवन स्तर अच्छा है, वो नौकरी में लग गई। और जो खेती में है उनका जीवन स्तर कैसा है, निम्न। लेकिन अब वो सामाजिक रूप से संयुक्त नहीं है, अब वो क्या है, अलग अलग है। और अलग अलग हैं तो ये व्यक्तिवाद का कंसेप्ट है। उपभोक्तावाद वो होता है जो संसाधनों के दोहन पर और ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं के ऊपर ध्यान देता है, अधिक से अधिक भौतिक सुविधाएं प्राप्त हों, वो उपभोक्तावाद का कंसेप्ट है। और इस उपभोक्तावाद का ही कंसेप्ट था जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। मानव ने ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं को चाहा है, इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है। और उस दोहन के परिणाम स्वरूप आप देखते हो विभिन्न पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। अच्छा, अब ये सिद्धांत क्या कहता है? एक तो आपने कहा, जिसको अभी अपने बात की, एक जो पिछड़ा देश था वो कैसे देश में विकसित हुआ? विकसित। असाक्षर समाज था, उस साक्षर समाज में बदल गया। गांव में रहने वाला नगरों में रहने लग गया। कृषि कार्य करने वाला उद्योग धंधों के अंदर कार्य करने लग गया। तो कहता है कि ये जो जनसांख्यिकीय संक्रमण जो मॉडल सिद्धांत है, ये कहता है जनसंख्या के भविष्य को बताता है। पहली स्टेज में, बाद में किस स्टेज को प्राप्त करेगा? विकसित। तो कहता है ये भविष्य की जनसंख्या के बारे में बताता है। किसी देश की भविष्य की जनसंख्या की क्या दशाएं हैं, वो इस पिछड़ापन की दशाओं को देखकर बता देगा। मान लो विकासशील है तो जल्दी विकसित पे पहुंच जाएगा, पिछड़ा हुआ है तो उसको ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो कहते हैं एक तो भविष्य की जनसंख्या बताता है, दूसरा ये जनांकीय संरचना बताता है। जनांकीय संरचना का मतलब यह है कि जैसे मैं कहूं व्यावसायिक संरचना, लिंगानुपात है, साक्षरता है, आयु वर्ग है, एज ग्रुप, ये सब जनांकीय संरचना के पार्ट हैं। व्यावसायिक का मतलब जनसंख्या किन कार्यों में लगी हुई है, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक या चतुर्थक, वो व्यावसायिक संरचना होती है। लिंगानुपात कितना है, स्त्री और पुरुष का अनुपात कितना है। साक्षरता कैसी दशाएं हैं, निम्न है साक्षरता, मध्यम या अच्छी साक्षरता की स्थितियां हैं। आयु वर्ग, एज ग्रुप कितना है, बाल वर्ग का, युवा वर्ग का, वृद्ध वर्ग का, उनका ग्रुप क्या है, इनकी जानकारी देती है। पिछड़े व अल्प विकसित देशों में जीवन प्रत्याशा कम होती है। एज ग्रुप में बाल वर्ग में जनसंख्या ज्यादा होती है, वृद्ध वर्ग में जनसंख्या कम होती है, प्राथमिक व्यवसाय के कार्य ज्यादा किए जाते हैं। ये इसकी विशेषताएं हैं। तो कहता है कि जनांक की संरचना की विशेषताएं और साथ में किसी देश में भविष्य में जनसंख्या का पूर्व अनुमान करता है। तो ये 2 बातें बताता है। तो अब लिखना सिद्धांत में,
लिखना जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत किसी देश की जनांकिकी संरचना किसी देश की जनांकिकी संरचना किसी देश की जनांकिकी संरचना डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर किसी देश की जनांकिकी संरचना एवं भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाता है। भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाता है। पूर्वानुमान लगाता है। थॉमसन व नोटेस्टीन ने अपने जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत में तीन अवस्थाएं बताई। अंडरलाइन करना है इसको। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत में तीन अवस्थाएं बताई। तीन अवस्थाएं बताई। तीन अवस्थाएं बताई जो निम्न हैं। एक, पूर्व संक्रमण अवस्था। पूर्व संक्रमण अवस्था प्री ट्रांजिशन स्टेज जिसको कहता है, प्री ट्रांजिशन स्टेज। प्री ट्रांजिशन स्टेज। दूसरा कहता है संक्रमण अवस्था या संक्रमण काल। संक्रमण अवस्था जिसको कहता है ट्रांजिशन स्टेज। और तीसरा कहता है परासंक्रमण अवस्था। पूर्व संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था और परासंक्रमण अवस्था जिसको कहता है पोस्ट ट्रांजिशन स्टेज। पोस्ट यानी बाद की। अवस्था नहीं लिखे तो ऐसा भी कह सकता है पूर्व संक्रमण काल। यदि ऐसा लिख दिया अवस्था की जगह काल शब्द तो भी सही है।
पूर्व संक्रमण काल, संक्रमण काल और परासंक्रमण काल, इस रूप में। तो थॉमसन और नोटेस्टी ने 3 स्टेज की बात की। एक बार प्रश्न इतना ही आया था, थॉमसन और नोटेस्टी ने जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई? तो अवस्थाएं 3 बताई। अभी क्या इनकी अपन चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब कॉमन 4 अवस्थाओं की बात करेंगे तो उन 4 में से ये क्या मान लेंगे? 3 मान लेंगे, बस इतना फर्क है। पहली अवस्था में ये जिसको अपन कहते हैं ना ऊंची जन्म दर व ऊंची मृत्यु दर, तो निम्न वृद्धि की स्थिति रहती है। दूसरी स्थिति में जन्म दर तेजी से मृत्यु दर तेजी से कम होगी, जन्म दर ऊंची बनी रहेगी तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बन जाती है। और तीसरी स्थिति में क्या आता है, जब जन्म दर भी कम हो जाएगी और मृत्यु दर भी कम हो जाएगी, जिसको अपन कहते हैं परासंक्रमण स्टेज के रूप में कहते हैं। तो कोई नाम से प्रश्न आए तो नेक्स्ट लिखना, पैरा चेंज करके। कार्ल सक्स के अनुसार 4 अवस्थाएं बताइए। कार्ल सक्स के अनुसार जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत की 4 अवस्थाएं हैं। थोड़ा नाम में डिफरेंस है, फाइनल जब सामान्य की बात करेंगे तो जनरल चर्चा आ जाएगी आपके सामने। जिसको नाम देता है ऊंची स्थिरता चरण, एक नंबर पे ऊंची स्थिरता चरण। ऊंची स्थिरता चरण, ऊंची स्थिरता चरण जिसको नाम देता है हाई स्टेशनरी फेज, हाई स्टेशनरी। हाई स्टेशनरी फेज। फिर कहता है प्रारंभिक विस्तार चरण, प्रारंभिक विस्तार चरण। शुरुआत में जनसंख्या बढ़ना शुरू होती है, प्रारंभिक विस्तार चरण। अर्ली एक्सपेंडिंग फेज, एक्सपेंडिंग फेज। अर्ली एक्सपेंडिंग फेज, शुरुआत में धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ना शुरू होती है, उसको कहते हैं प्रारंभिक विस्तार चरण। फिर कहता है विस्तार चरण, जिसको कह देते हैं एक्सपेंडिंग फेज। एक्सपेंडिंग फेज। और फिर 4 नंबर पे कहता है नीची स्थिरता, नीची स्थिरता चरण, लो स्टेशनरी। लो स्टेशनरी फेज। लो स्टेशनरी फेज।
जैसे आपने कहा पहले थॉमसन नॉर्टेस्ट ने रखा पूर्व संक्रमण, संक्रमण अवस्था या संक्रमण काल और परासंक्रमण, 3 शब्दों का प्रयोग किया। ये क्या कह रहे हैं, सही मायने में जो आपने कहा था ना सिद्धांत, वो यही तो था। ऊंची स्थिरता से किसको प्राप्त करता है, नीची स्थिरता को। ऊंची स्थिरता, फिर प्रारंभिक विस्तार चरण, फिर विस्तार चरण और फिर नीची स्थिरता का चरण। या उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर रहती है, या मृत्यु दर में गिरावट आना शुरू होती है, जन्म दर ऊंची बनी रहती है। और इस वाले भाग में भी जन्म दर में थोड़ी गिरावट तो आती है, लेकिन जन्म दर ऊंची ही बनी रहती है, मृत्यु दर में तेजी से कमी आती है। तो सबसे ज्यादा ये 2 विस्तार जो अपन के चरण है, इनमें जनसंख्या बढ़ती है, जो विस्तार वाली चरण है। और यहां आने पर जन्म दर भी कम हो जाती है और मृत्यु दर भी कम हो जाती है, जिसको नीची स्थिरता कहते हैं। और ऐसे रूप में 4 स्टेज जो सामान्य जो सिद्धांत की बात करते हैं, जो किसी मॉडल के आधार पे बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट लिखना सीपी ब्लेकर। सीपी ब्लेकर ने जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत में 5 अवस्थाएं बताई। 5 अवस्थाएं बताई जो निम्न है। ये भी ऊंची स्थिरता वाले भाग से शुरू करते हैं। 5 अवस्थाएं बताई हैं, जो क्रम से क्या है, जो ऊंची स्थिरता के चरण से ऊंची स्थिरता का चरण 1 नंबर पे, चरण या अवस्था। पूर्व विस्तार अवस्था, विलंबित विस्तार अवस्था, अवस्था शब्द का भी प्रयोग कर देता है और चरण शब्द का प्रयोग करता है। पूर्व विस्तार, विलंबित और न्यून स्थिरता, फिर कहता है न्यून स्थिरता या नीची। और इसी को कहता है हासमान चरण या हासमान अवस्था। ये आपकी एनटीए नेट में ही प्रश्न पूछा, नेट में ही प्रश्न था। सीपी ब्लेकर ने जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं मानी? 3, 4, 5, 2 इस रूप में विकल्प थे। तो ये प्रश्न था, तो वो केवल अवस्थाओं की संख्या पूछी तो कितना था? 5। ऊंची स्थिरता, फिर पूर्व विस्तार वाली अवस्था है, विलंबित विस्तार वाली है, फिर नीची स्थिरता है। और नीची स्थिरता अभी तक अपने यही तो बात की मॉडल में, ऊंची स्थिरता से कोई देश कैसे प्राप्त कर लेता है?
नीची स्थिरता, उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की दशा को प्राप्त कर ले, तभी तो उसको अपने नाम रखा जनसांख्यिकीय संक्रमण। लेकिन ये 5वीं स्टेज और कह दी इन्होंने, और वो क्या नाम दे दिया? ह्रासमान, ऋणात्मक। जनसंख्या नीची स्थिरता नहीं है, नीची स्थिरता से भी नीचे। उसका मतलब जन्म दर में कमी आ गई और मृत्यु दर अभी वही बनी हुई है नीची वाली, लेकिन जन्म दर में और भी कमी आ गई। जैसे अपने का जापान देश है, इटली है, जर्मनी है, रूस है, उन देशों में ऐसी स्थिति है। और ये ह्रासमान अवस्था ही जो अपन कहें, कॉलिन क्लार्क ने इसको ऋणात्मक जनसंख्या की अवस्था के रूप में, जनसंख्या अब क्या होगी? घटेगी। नेक्स्ट लिखना पैरा चेंज करके। एक और विद्वान है जिन्होंने 5 स्टेज मानी है, जिनका नाम है पीटर आर कॉक्स। पीटर आर कॉक्स के अनुसार पीटर आर कॉक्स ने जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत में पांच अवस्थाएं बताई, 5 स्टेज, 5 अवस्थाएं बताई जो निम्न है। ये माल्थस के थ्योरी वाले पार्ट से शुरू करते हैं, माल्थस की भी बात शुरू करते हैं इसमें, ये जिसको कहते हैं माल्थसीय चक्र। पहला है माल्थसीय चक्र। माल्थस समझे क्या? जनसंख्या का जो माल्थस का सिद्धांत था उसके अनुसार बात करता है। आधुनिक जो चक्र के रूप में कहता है, आधुनिक चक्र। शिशु प्रसार, माल्थस में कहा था ना कि प्रकृति अपने आप ही जनसंख्या को नियंत्रित कर लेती है उसके आधार पे, और ये कहता अंतरिम चक्र, अंतरिम चक्र और दीर्घकालीन ये 5 स्टेज का नाम लेता है। दीर्घकालीन जनसंख्या चक्र। माल्थियस चक्र माल्थस के अनुसार जो मानता है, फिर आधुनिक चक्र कहता है, शिशु प्रसार चक्र कहता है, अंतरिम चक्र कहता है और दीर्घकालीन जनसंख्या चक्र कहता है। पीटर आर कॉक्स भी 5 अवस्थाएं बता रहे हैं, सीपी ब्लेकर भी 5 अवस्थाएं बताते हैं, थॉमसन और नोटेस्टिन 3 अवस्थाओं की बात करते हैं। और कार्ल सक्स के अनुसार, कार्ल सक्स ने भी 4 बताई है, और सीपी ब्लेकर और जो पीटर आर कॉक्स, इन दोनों ने आपने कहा 5 अवस्थाओं की बात की है। एक और भी विद्वान है डोनाल्ड लेन काउगिल, नाम लिख दें केवल, डोनाल्डा लेन काउगिल। काउगिल के अनुसार पांच अवस्थाएं हैं, ऐसा लिख दें केवल।
डोनाल्डा लेन काउगिल के अनुसार 5 अवस्थाएं हैं। ये 5 स्टेज की बात करते हैं। कई नाम आ जाए। लॉन्ड्री के अनुसार 3 अवस्थाएं हैं। कोई संख्या आ जाए तो 3 अवस्थाएं हैं। लॉन्ड्री के अनुसार जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत में 3 अवस्थाएं हैं। कई बार अवस्था से कोई तथ्यात्मक प्रश्न हो सकता है, फैक्ट के रूप में पूछ सकता है, कौन से विद्वान ने कितने स्टेज बताई हैं। कोक्स ने बताई है, इसमें माल्थस का चक्कर कह रहा है, फिर आधुनिक चक्कर कह रहा है, शिशु प्रसार तेजी से जनसंख्या में वृद्धि होगी जिसको कह रहा है, अंतरिम चक्र है, और फिर दीर्घकालीन जनसंख्या चक्र कहता है। ये कोई विशेष मॉडल नहीं दिया, सामान्य मॉडल की आगे बात करेंगे। लेकिन ये तो अभी अपने इसलिए बात की, एक प्रश्न ऐसा आए किस विद्वान के अनुसार कितनी स्टेज हैं उसकी बात करता है, तो आप ध्यान रखना, जिसमें अपने कहा था थॉमसन नॉटेस्टीन ने 3 स्टेज बताई, पूर्ण संक्रमण, संक्रमण और परासंक्रमण। फिर कहा कार्ल सक्स के अनुसार 4 अवस्थाएं, ऊंची स्थिरता, प्रारंभिक विस्तार, विस्तार चरण और नीची स्थिरता। फिर कहता है सीपी ब्लेकर 5 अवस्थाएं, ऊंची स्थिरता, पूर्व विस्तार वाली, विलंबित विस्तार वाली, नीची स्थिरता, और 5वीं क्या रख दिया, हासमान। हासमान को ऋणात्मक अवस्था भी कह सकता है, इसको ऋणात्मक भी लिख सकता है, ऋणात्मक अवस्था। कॉलिन क्लार्क ने इसी 5वीं अवस्था को ऋणात्मक अवस्था भी नाम दिया था। फिर कहा पीटर आर कॉक्स ने माल्थसीय चक्र, आधुनिक, शिशु प्रसार, अंतरिम चक्र और दीर्घकालीन जनसंख्या चक्र ये नाम दिए हैं। डोनाल्ड काउगिल ने भी 5 अवस्थाएं बताई हैं, लॉन्ड्री ने 3 अवस्थाएं बताई हैं। और अब लिखना पैरा चेंज करके जनसांख्यिकी, अब मूल सिद्धांत की बात करते हैं। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का अध्ययन सामान्यतः 4 अवस्थाओं के आधार पर, 4 अवस्थाओं के आधार पर किया जाता है। जो निम्नानुसार है। चार अवस्थाओं के आधार पर किया जाता है, जो निम्न अवस्थाओं के रूप में है। और ये 4 अवस्थाएं क्या हैं? ए, ऊंची स्थिरता, अवस्था, तेजी से बढ़ती जनसंख्या अवस्था, धीरे धीरे बढ़ती जनसंख्या अवस्था, यहां भी बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ती
जनसंख्या अवस्था। इन्हीं से मिले जुले शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान रखना। और डी, जिसको कहता है नीची स्थिरता। ऊंची स्थिरता, फिर कहता है तेजी से बढ़ती जनसंख्या। तेजी से बढ़ती का मतलब जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है। और तीसरी स्टेज है धीरे धीरे बढ़ती। अब जन्म दर में गिरावट तो आ गई, लेकिन अभी भी जनसंख्या बढ़ रही है। और नीची स्थिरता, जब जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही निम्न हो जाएं, या जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं। जन्म दर व मृत्यु दर उच्च, और यहां जन्म दर व मृत्यु दर या क्या हो जाएगा, निम्न। आपने लिखा है ना, उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर की दशाओं में कोई देश परिवर्तित हो जाए, वही तो जनसांख्यिकीय संक्रमण है। इस स्टेज से इस स्टेज को प्राप्त करने के लिए कई अवस्थाओं से गुजरता है, जिसे अपन जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। अब एक एक स्टेज से बात करेंगे इस वाले भाग से। अफ्रीका के अधिकांश देश इस स्टेज में अभी भी तेजी से बढ़ती, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नाइजीरिया है, ऐसे जो देश हैं वो इस स्टेज में खड़े हैं अभी। भारत कहां है, तीसरी स्टेज में पहुंच गया। और जिसको अपन कहते हैं यूरोप के देश हैं, जैसे अपन कहे लगभग पूरे यूरोप के देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, वो सब किस स्टेज में है, इस स्टेज। हालांकि इसके आगे भी जब अपन लिखते हैं, जैसे जापान है, इटली है, जर्मनी है, रूस है, यहां तो इस स्टेज को भी पार कर गई है। और पता चला निम्न जन्म दर निम्न मृत्यु दर नहीं, जन्म दर में और भी ज्यादा गिरावट आ गई। और ज्यादा गिरावट आने से जनसंख्या कैसी होने लगी, ऋणात्मक। ये भी स्थिर जनसंख्या है, ये भी स्थिर है, लेकिन यहां जन्म दर मृत्यु दर ऊंची बनी हुई है, या जन्म दर मृत्यु दर नीची बनी हुई है। इवनिंग के समय फिर अपन इसकी बात शुरू करेंगे, इवनिंग वाले टाइम में, हाँ, इसके संदर्भ में।